Hello, good afternoon, all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss my new topic is electrodynamometer type wattmeter. So let's start this lecture. And this is the circuit diagram of electrodynamometer type wattmeter. तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे दो कॉइल यूज, इसके अंदर क्या होती हैं, दो कॉइल्स इसमें हम यूज करते हैं। तो एक तो होती है हमारी फिक्स कॉइल होती है और एक होती है हमारी मूविंग कॉइल। तो इसमें ये जो दो हैं, ये हमारी क्या है, दोनों ये फिक्स कॉइल है पूरी कंप्लीट, जो दो पार्ट में स्प्लिट की गई है, और ये है हमारी मूविंग कॉइल है। ये अपना पॉइंटर है, ये अपना स्केल है, ठीक है। और ये जो दोनों जो ये कॉइल होती हैं, ये फिक्स कॉइल और ये मूविंग कॉइल, तो ये हमारी क्या होती हैं, ये सीरीज़ में कनेक्ट होती है। तो अब यहाँ पे अपन देखें तो जैसे ही अपनी क्या होगी, ये मूविंग कॉइल यहाँ पे रोटेट होगी, यानी जैसे ही हमारी ये मूविंग कॉइल हमारी अब रोटेट करती है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है हमारा फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, यानी तो वो क्या होगा, हमारा चेंज होगा। तो एंगल चेंज होगा, तो इसके कारण हमारा क्या होगा, एंगल के चेंज होने से क्या होगा, हमारा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा। क्योंकि अब हम जानते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो कॉइल हैं, इन दोनों कॉइलों का, फिक्स कॉइलों का जो सेल्फ रिएक्टेंस है, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल, इन दोनों का जो सेल्फ रिएक्टेंस है L1 और L2, वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो इन दोनों का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, इसमें इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा, यानी एंगल के पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ही हमारी मूविंग कॉइल हमारी मूव करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एंगल हमारा यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे जो जो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो इसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो फंक्शन ऑफ एंगल होता है, ठीक है। सो अब इसका अपन देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका मतलब हमने वर्किंग प्रिंसिपल में देखा, तो यहाँ इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है हमारा चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि पोजीशन के साथ जैसी हमारी चेंज होती है, यानी उसकी मूव करता है, तो उसका जो एंगल की वैल्यू चेंज होती है और उसके साथ हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों कॉइल हमने ले लिए हैं। तो इन दोनों का जो कॉइल का जो सेल्फ रिएक्टेंस है, इंडक्टेंस है L1 और L2, ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इनका जो क्या होगा, इनके बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। ये हमारी फिक्स कॉइल है, ये हमारी मूविंग कॉइल है। यहाँ से I2 करंट फ्लो रही है इसमें, और यहाँ से I1 करंट फ्लो रही है। तो हम जानते हैं कि इंडक्टर में क्या होती है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो हाफ Li² होती है। तो इसमें पहली वाली जो कॉइल है, फिक्स कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होगी हमारी हाफ L1 I1²। सेकंड कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होगी हमारी हाफ L2 I2²। और इसमें कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो होगी हमारी दैट इज़ MI1 I2। अब यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों इंडक्टेंस ये तो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो इनमें तो कोई चेंज होता नहीं है। तो मेन जो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज हो रहा है, जो कि एक फंक्शन ऑफ थीटा यानी एंगल पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कितना जो हो गया अपना MI1 I2, तो दोनों करंट I1 और I2 के कारण हो गया। तो हम जानते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, दैट इज़ du/d-थीटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी। सो इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे m क्या हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसमें I1 I2 दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये आ गए एज इट इज़ कांस्टेंट। और dm/d-थीटा, यानी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमारा थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम मान लो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी हम ले लेते हैं। तो मान लो हमने क्वांटिटी ले ली I1 = Im1 sin ωt, और I2 हमने ले ली दैट इज Im2 sin ωt -5। सो पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ दिस एंड नाउ एंड सॉल्व द इक्वेशन। सो अपने इक्वेशन को सॉल्व की। तो अब हम यहाँ पे चूँकि ये AC साइन वेव है, तो इस केस में अगर हम AC की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे जो अपन जो इसकी रिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं 1/t 0/t TD dt, यानी एक उसके एक पर्टिकुलर साइन वेव फॉर्म की जो टाइम पीरियड होता है, उससे अपन उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, और सिर्फ उसी टाइम पीरियड से उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो होती है इसकी एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जिसमें तो ये इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ 3 है, यानी साइन का फंक्शन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल और सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों समान एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट वैल्यू मिलेगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 होगी। लेकिन इसमें ये जो cos फाई वाला जो टर्म है, इसमें कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है, तो ये अपना एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा Im1 Im2/2 cos फाई
मल्टीप्लाई बाई डी एम बाई डी थीटा। चूँकि हम जानते हैं आई आर एम एस क्या होता है, दैट इज़ आई एम बाई अंडर रूट 2 होता है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आई आर एम एस की फॉर्म में। तो क्योंकि ये अपनी क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको आर एम एस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ तो टी डी एवरेज बराबर आ गया आई आर एम एस 1 डॉट आई आर एम एस 2 कॉस फाई डी एम बाई थीटा। और जहाँ पे फाई ये क्या है, इस I1 और I2 के बीच का फेज एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसमें क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की अपन इक्वेशंस निकालते हैं। ओके, थैंक यू।